नमस्कार। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कई दिनों से पूरे देश भर में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो विषय है पश्चिम बंगाल का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दल, इनमें ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन हम लोगों ने देखा, जो लड़ाई थी वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों में ही। आज हम न्यूज डंका में पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं और इसका विश्लेषण सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे साथ है जाने माने लेखक प्रियदर्शी दत्ता। प्रियदर्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में। जी नमस्कार। हम लोग आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। उसके बारे में विश्लेषण आप करेंगे और किस तरह से ये चुनाव हो गया, क्या क्या उसमें मुद्दे सामने आए, इन सब के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम प्रियदर्शी जी का मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ। वो एक जाने माने लेखक है। पब्लिक स्पीकिंग में के ऊपर उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी हुई है। पायोनियर में वो लेखन भी करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र विचारों के वो व्यक्ति हैं और आसाम में निकलने वाली दैनिक गति में भी वो लिखते रहते हैं। रिसर्चर हैं, उसके वजह से अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वो जानकारी रखते हैं। तो आज एक अच्छी तरह से पश्चिम बंगाल के ये जो चुनाव है उसके बारे में एक विश्लेषण हम उनसे चाहते हैं और इसलिए आज हमने उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया है। पहली बार तो पश्चिम बंगाल का चुनाव, जो कि केवल देश में नहीं तो दुनिया भर में उसका एक चर्चा हुआ था। और शायद जब जब इलेक्शन आएंगे आगे आगे और भी चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव में भी चर्चा होगी तो पश्चिम बंगाल की। तो किस तरह से आप देखते हैं पूरे इस चुनाव को, जो कि अभी उसके फैसले भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक उसके बारे में आपका एक अलग विचार होगा, एक रिव्यू आपने उसके बारे में सोचा होगा। जी महेश जी, धन्यवाद। देखिए, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें थे असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु। अगर अलग-अलग राज्यों में देखें, हालाँकि दावा तो भाजपा कर रही थी, जो भारत की राष्ट्रीय और जो शासकीय दल है, कि हम सभी में अच्छा करेंगे, लेकिन ये सभी को पता था कि उसका जो ज़ोर है पूरा प्रचार का, वो पश्चिम बंगाल पर होगा। और जब से चुनावों की घोषणा नहीं की गई थी, अर्थात 26 फरवरी से पहले, उस समय से भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और भी कई दूसरे जो भाजपा के बड़े नेता थे, वो समय-समय पर यहाँ जाते रहे और सभाएँ उन्होंने करती रही। तो एक प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव घोषणा से पहले ही चुनाव प्रचार भाजपा के लिए शुरू हो चुका था। इसके अलावा और जो राज्य थे, जैसे बहुत ही अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पुडुचेरी में बहुत अच्छा किया। और केरला में जो वो कह रही थी कि हम कम से कम 35 सीटें जीतेंगे, तो वहां पर वो भाजपा कुछ नहीं कर पाई। और जिस दल पर घोटाले के आरोप थे, गोल्ड स्मगलिंग इत्यादि, ये जो एलडीएफ है, सीपीआईएम, वो फिर दोबारा से वापस आ गई। तो इस बार के जो, और असम में जो थी, असम बीजेपी के लिए बड़ा सांत्वना मिलेगा। असम में बीजेपी बड़े ही 3 सीट मात्र खोकर असम में फिर से वो वापस आई, जबकि असम में उनको चिंता थी कि सीएए, एनआरसी के वजह से वहां के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन असम में उनके अभी मुख्यमंत्री कौन होंगे वो अलग बात है, कि हिमंत बिस्वा शर्मा को बनाएंगे या सर्बानंद सोनोवाल। इस बार उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित, मतलब मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषित नहीं किया था। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका बीजेपी के लिए कह सकते हैं, और अभी कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि आप ये देखें कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो क्योंकि 3 सीटें थी पिछले बार, अगर 16वीं विधानसभा में देखें, तो वहां से वो करीब 76 या 77, वो अंतिम जो भी हो, क्योंकि एक अभी नंदीग्राम वाला फंसा हुआ है। तो कुछ भी हो, तो वो कहते हैं कि देखिए, ये तो बहुत, ऐसा तो शायद पहली बार हुआ है कि 3 से लेकर आप 77 तक पहुंच गए। लेकिन अगर 2019 के आम चुनावों से देखें, तो वहां पर उनको लोकसभा में 18 सीटें मिली थी। 42 में से जो लोकसभा की सीटें हैं 18 मिली थी। उसको अगर आप परिवर्तित करते हैं विधानसभा के सीटों में, तो 121 के आसपास होनी चाहिए थी, जो उनको नहीं मिल पाया। और वो शायद कोशिश कर रहे थे कि 153 के पास हो। हालांकि दावा तो कर रहे थे कि 200 सीटें हम पार कर जाएंगे, क्योंकि 294 सीटें थे
और 292 पे इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि कोविड के वजह से जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, एक की चुनाव के बाद हो गई। तो अभी भाजपा के लिए तो देखिए, भाजपा के समर्थक जो हैं उनके लिए भी ये एक, उनको लगा कि पश्चिम बंगाल में हमने जितनी ताकत झोंक दी, और क्योंकि कई बार हवाई यात्रा करके बीजेपी के बड़े बड़े नेता गए, तो उस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उस अनुसार उनको परिणाम नहीं मिले। तथागत रॉय जो पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जो ट्वीट किए हैं, तो उन्होंने एक तरह से अंदर राज्य स्तर में लगता है, प्रादेशिक स्तर में उनको लग रहा है कि जो केंद्रीय स्तर की जो उनके लिए रणनीति थी वो कहीं पर फेल हो गई, और वो उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, भाजपा को एक चीज हुआ कि वो जिस पद नहीं थी, जो पोजीशन उनके पास नहीं था, कि वो प्रमुख विपक्षी दल बन गई। तो भाजपा कभी पश्चिम बंगाल में 70 साल में इस स्थिति पर भाजपा नहीं पहुंच पाई थी। तो अब ये एक उनके लिए एक मौका भी है, ऐसे देख सकते हैं। अभी जो आपने मुद्दा यहाँ पे बताया कि एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे अभी भाजपा वहाँ पे काम करेगी, तो इसका कितना वहाँ पे संघर्ष दिखाई देगा? क्योंकि अभी तक तो 3 सीटें ही थी, अभी 77, 76, 77 सीटें आ गई हैं। तो किस तरह से संघर्ष और बढ़ेगा इन दोनों पार्टियों में? किस तरह से होगा ये आगे का जो भविष्य है उनकी विधानसभा का, वो किस तरह से होगा? देखिए, विधानसभा में जहां तक है, इस बार अगर आप देखें तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टी जो है, इनको कोई सीट नहीं मिला है। मुझे जहां तक पता है कि एक केवल मात्र जो मजलिस, जो एक पार्टी उनके साथ, जो सेक्युलर फ्रंट में जो एक और पार्टी थी, ऑल इंडिया सेक्युलर मजलिस पार्टी, उनको एक मिला है। तो यही, अब आप देखें तो केवल प्रमुख विपक्षी दल नहीं, अब ये 2 ही दल रह गए हैं विधानसभा में। हालांकि करीब 5 पार्टियां गई थी, 5 मुख्य पार्टियां गई थी, तो करीब ये दोनों ही दल अब रह गए हैं। तो अब जब ये दोनों ही दल राजनीतिक धरातल पर रह गए हैं, तो ये लगता है कि दोनों के बीच में संघर्ष और तीव्र होंगे, और जिसका आपने एक अवांछित नतीजा आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन से वहां पे बहुत तरह से जो भाजपा के कई जो कर्मी हैं, जो कार्यकर्ता जो हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कई लोग, करीब कहा जा रहा है कि 8 लोग ऐसे हमलों में मारे गए हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल भी कह रही है कि उनके भी कुछ कार्यकर्ता कई जगह पर मारे गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में मुझे पता नहीं क्यों 1972 के बाद, तो विशेषकर 1960 में भी, ये जो चुनाव है, चुनाव में प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस, और तो एक समय में जब ईवीएम नहीं था, उस समय बूथ कैप्चरिंग के लिए भी इस प्रकार के बड़े बड़े ऐसे तरह से हिंसा 1972 से करीब करीब बड़े स्पष्ट रूप से होते आए हैं। शुरू में ये कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में हुआ करता था, उसके बाद ये फिर तृणमूल और सीपीआईएम के बीच में हो गया। बीच में तो जो नक्सली थे वो भी उन 2011 के चुनावों के दौरान, क्योंकि नक्सल उपद्रुत कुछ इलाके थे, तो वहां पर भी इस प्रकार के हमले सीपीआईएम पर हुए। और अब जब दिखाई देता है कि बाकी दल हाशिए पर चले गए हैं, तो अब भाजपा और इनके बीच में होगा, जो बिल्कुल गणतंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो पार्टी के आधार पर बिल्कुल एक ध्रुवीकरण हो जाता है, और हमको पता ही नहीं लगता कभी उसमें पश्चिम बंगाल में जो करीब कहा जाता है 30% सेंसस के अनुसार जो मुसलमान हैं, वो भी कहीं उस पार्टी में आकर कई जगह वो हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। आपने जिस तरह से ये पूरे संघर्ष के बारे में बताया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये सिर्फ अभी तृणमूल या बीजेपी के बीच वाला संघर्ष नहीं है, इससे पहले भी आपने जैसे कि बताया कि ये इतिहास रहा है इसके बारे में। देखिए, इसका कारण अगर मैं ढूंढने जाऊं तो इस पर मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो कई जगह से बम मिलते हैं, जो हैंडमेड क्रूड बॉम्ब्स होते हैं, वो मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस चुनावों में बंगला संस्कृति की बात बड़ी हुई, तो ये मुझे लगता है ये बम भी कहीं से बंगला संस्कृति के हिस्से हैं, क्योंकि खुदीराम बोस के समय से हम बम बना रहे हैं तो उसका भी 100 साल से अधिक का इतिहास रहा है। क्योंकि देखिए, वहां पे क्योंकि इकोनॉमी बहुत सालों से, करीब जो लेफ्ट, जो वहां पे वामपंथी थे, 34 वर्षों तक वो सत्ता में रहे, 1977 से लेकर 2011 तक, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत हद तक चौपट हो गई।
तो राजनीति एक प्रकार से जो है लोगों को रोजगार देने का काम करती है। और बिल्कुल आप देखिए वहां पे लैंड रिफॉर्म्स भी हुए और पंचायत स्तर तक बिल्कुल पार्टी के आधार पे वहां चुनाव होते हैं रेगुलरली। तो कहीं पे लोगों को लगता है कि ये जो राजनीति के जो वोट होता है वो केवल सरकार चुनने के लिए नहीं, लोगों की जो आजीविका है वो भी उस पर निर्भर करती है। हो सकता है कोई किसी पार्टी का सदस्य हो, वो पार्टी अगर सत्ता से हट जाए तो एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा जो आजीविका का स्रोत चला जाएगा, जो शायद दूसरे प्रदेश में वैसे नहीं होता। तो वो कहीं पर अपनी आजीविका को बचाने के लिए दूसरों पर आक्रमण कर रहा है कि वो उधर ना चले जाए। और कम्युनिज्म जो है 34 साल तक रहा, आप तो क्या मतलब आपको पता ही होगा कि कम्युनिज्म का जो मूल सूत्र है वो है विचारधारा और पार्टी। कम्युनिज्म में जो पार्टी शब्द है वो बिल्कुल थियोलॉजिकल एक शब्द है कि एक मतलब वन पार्टी रूल, वो तो वन पार्टी रूल में मानते हैं। हालांकि भारतीय गणतंत्र में वो वन पार्टी रूल नहीं हो सकता, लेकिन कम्युनिस्ट के लिए जो है जो पार्टी है वो एक प्रकार से धर्मकरण की चीज बन गई है उनके लिए। हाँ, तो ये पार्टी का जो वो है मुझे लगता है कम्युनिज्म से रहा। और तृणमूल अगर आप देखें तो तृणमूल उस प्रकार से व्यवस्थित पार्टी नहीं रही, लेकिन इस पार्टी क्योंकि पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल की कोई आर्थिक अवस्था कोई बहुत अच्छी तरह से उसकी सुधार नहीं हुई। और बड़े दुख की बात है कि जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस संघर्ष को सुलझाने के बजाय, ये कहने के बजाय कि वो इस विषय पर सोचेंगे, देखेंगे, वो निर्णय पर पहुंचेंगे, वो केवल अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो निम्न स्तर के, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका वो समर्थन करते रहते हैं। यानी किसी ने किसी का सर फोड़ दिया तो मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे नहीं, वो तो हमारे पार्टी पर भी आक्रमण हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जो होती हैं वो हो सकता है एक पार्टी की वो नेत्री हो, वो एक पार्टी की अध्यक्षा हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो सबके लिए है। तो उनको ये बिल्कुल स्पष्ट वार्ता देनी चाहिए, स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। और वो किसी भी पार्टी ने किसी भी पार्टी पर आक्रमण किया हो, वो पार्टी का परिचय बिना बिल्कुल हम व्यक्ति के दोष पर उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये होना चाहिए। आज हर कोई चुनाव आयोग का हवाला देता है। चुनाव आयोग हर कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। तो आवश्यक है कि हम जो पार्टियां हैं, पार्टियों को अब मिलके इसका एक प्रयत्न करना चाहिए और इस प्रकार की चुनावी हिंसा ना हो। अभी फिर से एक बार हम लोग इलेक्शन की तरफ ही, जो अभी फैसले आए उसके बाद तरफ ही हम लोग बढ़ते हैं कि अभी बीजेपी ने 2016 में जो उनके पास 3 सीटें थी, उसके बाद अभी 77 सीटों पर उन्होंने छलांग लगाई। तो अभी इसके बाद आगे चल के अगले 5 सालों में किस तरह से वहां पे पॉलिटिक्स हो सकता है, या कुछ सुधार, जो कि अभी तृणमूल कांग्रेस को फिर एक बार मौका दिया है लोगों ने, तो क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? क्योंकि उनको अभी ये पता चला है कि आगे चल के बीजेपी और ज्यादा उनको उनके सामने एक चैलेंज रखेगी। तो किस तरह से उनका पॉलिटिक्स होगा तृणमूल का? बीजेपी के सामने कोई उन्होंने न कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिया था, न लोगों के मन में इस प्रकार का कुछ जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके इस प्रकार का कोई चेहरा था। हाँ, दिलीप घोष काम कर रहे थे, लेकिन जैसे कि सपन दासगुप्ता, अनिर्बान गांगुली, इनका नाम भी आ रहा था कि ये भद्रलोक समाज से आते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन जिनका मैंने नाम लिया, सपन दासगुप्ता, अनिर्बान गांगुली, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं, अखबारों में लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्होंने कोई इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा या धरातल पर जाकर उन्होंने काम नहीं किया था इससे पहले। तो अब मुझे लगता है कि देखिए, जिन लोगों को जीतना था, बाबुल सुप्रियो, बड़े बड़े जो मंत्री थे, उनको भी भाजपा ने लगा दिया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि जो लोग जीत के आए हैं वो अपने दम पर जीत के आए हैं, और जो लोग तृणमूल से भाजपा में आए थे वो लोग उन लोगों में से मतलब चुनावों से पहले ही आए थे, जैसे वैशाखी डालमिया, शिशिर वजोरिया आदि, और ऐसे कई लोग थे, जितेंद्र तिवारी। तो इस प्रकार से जिन लोगों को भाजपा, जो पुरानी भाजपा है, जिन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, और उनके वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और वो हार गए। लेकिन मुझे लगता है अब जो 77 लोग आए हैं
वो जनता के वोट से चुनकर आए हैं, मैं उनको जनता का असली प्रतिनिधि मानता हूं। तो ये अच्छा है कि जो लोग हवा के वजह से नहीं आए, एक्चुअली वो धरातल पे जीत के आए हैं, मैं उनको जनता का असली नेता मानता हूं। अब वो जो असली नेता हैं वो जनता के बीच में जाएं और वो उनके बीच में उनकी उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो उनको विधानसभा में लेके आए, या उसको हम देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है कि तृणमूल और बीजेपी के बीच में जो है, क्योंकि अब 2 ही पार्टी रह गई हैं पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, तो ये नोक झोंक जो है अधिक बढ़ सकती है, इनके बीच में संघर्ष होगा। और इसलिए भी होगा क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने जो कई भ्रष्टाचार के मामले खोल रखे हैं, जिसमें तृणमूल के कई सदस्य, अभिषेक बनर्जी तक उसमें का जो भाईपो या उनके जो भतीजे हैं ममता बनर्जी, उनका नाम भी आ रहा है। तो इस प्रकार से बदले की भावना के आरोप लगाए जाएंगे एक दूसरे पर। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक बदले की कार्यवाही के आरोप भी लगते रहेंगे और इस प्रकार से जो है भाजपा को इसी के बीच में से उनको काम करना पड़ेगा। और एक तरह से ये ठीक भी है, अगर मान लीजिए कि भाजपा इस समय आ जाती है और उनके पास कोई मुख्यमंत्री बनने का चेहरा नहीं है, उससे भी अधिक इनमें जितने भी लोग थे, जितने भी जिनके भी नाम आ रहे थे, और में कुछ मंत्री जो केंद्र में एमओएस थे, बाबुल सुप्रियो आदि, जिनको आपने चुनाव लड़ाया, और उनके जो थे, इन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या तो नहीं था या बहुत ही कम था। तो कोरोना काल में मान लीजिए अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता बीजेपी का, तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल पहले ही दिन से उनके पास कितनी बड़ी चुनौती आने वाली थी। तो क्योंकि अब मुझे लगता है कि तृणमूल के पास एक अच्छा हो बुरा हो एक सेटअप है, तो मुझे लगता है कि कोरोना, अगर इस समय हम सब लोग मिलके काम करें तो ये मुझे लगता है कि कोरोना की चुनौती जो है उससे हम अस्ति से झेल पाएंगे। तो ये ट्रांजिशन नहीं हुआ, क्योंकि नया कोई स्वास्थ्य मंत्री आता, नया कोई मुख्यमंत्री आता, तो वो सिस्टम समझने में ही उनको करीब 3-4 हफ्ते लग जाते। तो लेकिन कई चीजें हैं, भाजपा जो है, भाजपा ये पूरा प्रचार करेगी उनके जो भ्रष्टाचार, और बीजेपी और तृणमूल में भी कई प्रकार के इस बार वादे कर चुके हैं, जो वादे पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। इसी प्रकार से भाजपा ने भी जैसे वादा किया था हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को, मुझे पता नहीं वो किस प्रकार से अगर जीत के आते तो इस वादा को कैसे पूरा करते। लेकिन इस प्रकार से तृणमूल ने भी बहुत सारे चुनावी वादे किए हुए हैं जिन वादों को पूरा करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो किस प्रकार से उन वादों को कितना पूरा कर पाएंगे, और भाजपा वो जहां जहां पर उनकी जो व्यर्थ होंगे, जहां जहां पर उनको कमी आएगी, भाजपा बिल्कुल मुझे लगता है वहीं पे उसको करेगी। और जो एक तृणमूल पर आरोप लगता आया है, देखिए भाजपा ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी कि तृणमूल जो है ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, लेकिन ये आरोप पिछले 10 सालों से लग रहा है। लेकिन तृणमूल ने इस बीच में अपने आप को हिंदू पार्टी दिखाने के लिए भी तृणमूल ने कई चीजें अपनाई थी, जैसे हर दुर्गा पूजा को 10,000 रुपए देना। हो सकता है वो एक रिश्वती तरह से हो, लेकिन वो दिखाने के लिए तो वही है। उसी प्रकार से तृणमूल के कई मंत्री हैं जो बड़े बड़े कलकत्ता के दुर्गा पूजा के वो चेयरपर्सन हैं, जो वो करवाते हैं। भाजपा का वैसा कोई नहीं था। केवल मैं जानता हूं कि लोकनाथ चैटर्जी, उनके घर पर दुर्गा पूजा एकमात्र होती है। भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है। हिंदुत्व की बात वो कितने भी कर लें, लेकिन किसी बड़े दुर्गा पूजा से वो जुड़े हुए हैं, वो ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन तृणमूल में है। तो तृणमूल में बड़े चतुराई से अपने आप को हिंदू पार्टी दिखाने की भी कोशिश की, और जो चाल भाजपा समझ नहीं पाई। और इसी प्रकार से वो बिल्कुल आज से 5 साल पहले भी जो आरोप लगाती थी वही आरोप इस चुनाव में भी लगाती रही। तो इसमें क्या हुआ, मुस्लिम वोट तो तृणमूल को मिला, लेकिन हिंदू वोट भी उनको काफी मिला। तो अब मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा रहेगा। ये आने वाले 5 सालों में ये बीजेपी की एक तरह से परीक्षा भी होगी, क्योंकि इससे पहले कभी वो प्रमुख विपक्षी दल नहीं रही है। प्रमुख विपक्षी दल तो छोड़िए, उसके 1 या 2-3 सदस्य हुआ करते थे, वो विपक्षी भी उनको नहीं कह सकते हम। हाँ, अब वो सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इसका जो प्रभाव है वो कहीं पर आप पार्लियामेंट में भी, हमारे लोकसभा में भी देखेंगे।
कि जो केंद्र की सरकार है जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप पर उन पे कार्रवाई बढ़ाएगी तो हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी तृणमूल के तरफ से जो है एक उल्टा उस प्रकार से दूसरे प्रकार से उन पर वो उसको कार्रवाई उसकी बाधित करने की कार्रवाई हम देख सकते हैं। ये जहां तक मुझे लगता है। अभी ये फिलहाल ये इलेक्शन या चुनाव पश्चिम बंगाल तक सीमित रहेगा, लेकिन फिर भी लोगों की ऐसे भी चर्चा है कि प्रादेशिक पक्ष जो है अलग अलग राज्यों में वो कहीं पे थोड़े से आगे आ रहे हैं, और उसके वजह से जो पॉलिटिक्स है पूरे देश भर का वो बदलने की एक हम लोग पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि हो सकता है आगे चल के, जिस तरह से तृणमूल ने किया, या तमिलनाडु में तो पहले से ही प्रादेशिक पक्ष ही सबसे आगे रहते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं प्रादेशिक पक्षों का ये जो पॉलिटिक्स? प्रादेशिक दल जो हैं, आपको पता है कि आप केवल कर्नाटका को छोड़ दें, प्रादेशिक में भी देखिए दो प्रकार की चीजें होती है। मान लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो तो अपने आप को केवल राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पार्टी मानती है। ये अलग बात है कि वो कुछ राज्यों तक सीमित रह गए हैं, अभी तो केवल केरला में ही रह गए हैं। और या मान लीजिए जो जनता दल के जो घटक थे वो टूट कर गए, वो किसी राज्य में उनकी शक्ति है, लेकिन उसको आप प्रादेशिक दल कहेंगे या नहीं कहेंगे उस पर विचारधारा अलग है। जैसे शिवसेना है, उसको आप मान सकते हैं कि वो एक प्रादेशिक दल है जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की बात करती है। भारतवर्ष की जो सही में प्रादेशिक दल है वो है असम गण परिषद, जो डुअल सिटीजनशिप की बात कहती है भारत में। लेकिन वो असम गण परिषद भी भाजपा के साथ मिलके उसको काम करना वो पड़ा। तो अगर आप देखें तृणमूल जो है, तृणमूल एक प्रादेशिक पार्टी है, हालांकि उसका मूल कांग्रेस में है, वो कांग्रेस से टूटकर बनी है। जो भारत की ओरिजिनल जो मुख्य जो भारत की राष्ट्रीय और एक समय में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। तो प्रादेशिक जो हैं, आप अगर वहां पे देखें, प्रादेशिक में भी उनके अपने अंदर कुछ संघर्ष वो होते हैं कि जहां पर अगर तृणमूल है तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो सकती। ये पहले भी कवायद हुए थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट बनाने की, लेकिन ये प्रश्न पहले भी पूछा गया, क्या एक गठबंधन में एआईडीएमके और डीएमके साथ रह सकते हैं? क्या एक ही गठबंधन में तृणमूल और सीपीआईएम रह सकती है या नहीं रह सकती? ये प्रश्न पहले से भी उठे। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही मतलब तृणमूल के जीतने की खबर आई तो संजय राउत जी ने ममता बनर्जी को जो है बधाई दी। तो एक प्रकार से, क्योंकि अब ये लग रहा है कि पिछले 2 बार से केंद्र में भी जो 1990 से अलग अलग घटकों की कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुई थी वो समाप्त हो गई, और भाजपा जो है वो एकमात्र मतलब एक अकेले मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और उनकी कंप्लीट जो मेजॉरिटी है वो केंद्र में रह गई है, और उसकी स्थिति आज लगभग वही है जो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। तो अलग अलग जो दल है मिलकर कहीं ना कहीं वो इस बात को वो चाहेंगे कि अगले चुनाव में भाजपा को हराया जाए। ये प्रयास पहले भी हुए हैं कांग्रेस को हराने के लिए, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट बनाए गए, लेकिन कई बार देखा गया थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट में कभी आरजेडी शामिल नहीं होती थी, कभी समाजवादी दल शामिल नहीं होता था। इस बार आप अगर केरला में देखें, वापस आई है कम्युनिस्ट पार्टी। पुडुचेरी में देखें, पुडुचेरी में बड़े इंटरेस्टिंग है। पुडुचेरी में अगर आप देखें, जो रंगास्वामी ऑल इंडिया रंगास्वामी कांग्रेस है और भाजपा मिलके वहां पे सरकार बना रही है, उनके पास दोनों को मिलकर 16 सीटें हैं। एआईडीएमके जो पुडुचेरी में पहली बार हुआ है 1980 के बाद कि उनको एक भी सीट नहीं मिली। डीएमके जो है, देखिए, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि 1960-65 के बाद से, जहां तक मुझे ध्यान है, कि कांग्रेस एक प्रकार से समाप्त हो गई तमिलनाडु में, और डीएमके और एआईडीएमके ही हैं, तो वो तो प्रादेशिक दल वहां हमेशा ही रहते हैं, और चुनाव भी उसी प्रकार से वो तो उसमें थे। तो मुझे लगता है कि जो प्रादेशिक पार्टियां हैं इसको पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि असम में भाजपा जीत के आई है और पुडुचेरी भी भाजपा ने जीता है। अब बात रह गई पश्चिमी बंगाल की, केरला की और तमिलनाडु की। हाँ, वहां पे कह सकते हैं, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को, जो खुद को अंतरराष्ट्रीय पार्टी कहती है, उसको अगर आप प्रादेशिक दल माने तो वो है, अगर वहां पे कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई, कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई।
और कांग्रेस और सीपीआईएम या वामपंथियों का पश्चिम बंगाल में ये मिलके चुनाव लड़ रहे थे और केरला में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे भाजपा कुछ नहीं कर पाई। भाजपा का जो एकमात्र सीट हुआ करता था केरला में वो भी इस बार चला गया और जो कहा जा रहा था कि श्रीधरन जी कुछ कमाल करेंगे पलक्कड़ से, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो भी हार गए। तो मुझे लगता है कि इस चुनावों में स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रादेशिक पार्टियों का दबदबा उस प्रकार से है, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो प्रदेश ही ऐसे हैं जहां से कुछ प्रादेशिक लोगों को दबदबा रहा है। तो मुझे लगता है अगले चुनाव में कुछ ना कुछ ये कवायद करेंगे, लेकिन इनका नेता कौन होगा इस पर बड़ा विवाद होगा। अगर आप मान लीजिए ममता बनर्जी को ये नेता बना, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता था कि अभी सभी वही चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी अभी हमारी नेता होंगी, या इस तरह से बोला जा रहा है कि उनको आगे करके हम लोग ये महागठबंधन तैयार करेंगे और बीजेपी को फिर से एक बार सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए ममता बनर्जी की जो पार्टी है और ममता बनर्जी का जो करिश्मा है वो केवल पश्चिमी बंगाल तक सीमित है। हो सकता है कुछ अलग अलग राज्यों में उन्होंने प्रयास किया होगा, मणिपुर में, त्रिपुरा में, लेकिन कोई वो कामयाब नहीं रहे उन जगहों में। और ममता बनर्जी आज अगर मान लीजिए कहीं पर भी अपना भाषण देने जाए, हो सकता है कि एक मीटिंग में कुछ लोग आ जाएं, लेकिन ममता बनर्जी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महाराष्ट्र में आकर अपनी वो भाषण दें और वहां लोग उनको सुनने आए, हरियाणा में जाकर वो अपना भाषण दे, केरला में। तो ममता बनर्जी की जो कैरिस्मा है या करिश्मा है वो वहां तक नहीं है। अभी जिस तरह से हम लोग यही बात कर रहे थे कि कोई राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो कि होने के बाद शायद बीजेपी को वो अच्छी तरह से टक्कर दे सकते हैं, तो कहीं पे लोगों की ये भी चर्चा होती है कि अभी कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय पक्ष जिनको इतना बड़ा इतिहास जिनके पीछे है, तो राहुल गांधी जैसे नेता है उनके, तो उनके शायद वो शायद आगे रहेंगे, तो उनके साथ जुड़ने के बाद शायद कोई बड़ा ऐसा कोई एक पक्ष या महागठबंधन जैसा एक कोई फॉर्मूला बने कि ताकि वो बीजेपी को सत्ता से दूर रख सकते हैं। तो क्या आप राहुल गांधी को इनका नेता बन सकता है, इस तरह के कोई आप सोच रखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के ही नेता ठीक से नहीं बन पाए। अब वो महागठबंधन में राहुल गांधी, अब देखिए सभी लोग की महत्वाकांक्षा राहुल, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ममता बनर्जी बंगाल में ही सही जिन्होंने चुनाव जीता हो, वो अपने आप को राहुल गांधी की अगुवाई में कभी उनको अपना नेता मानकर मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार की गठबंधन की राजनीति में आएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वो शिवसेना है, हालांकि यहाँ तो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन क्या वही चीज राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, मुझे इसमें संदेह है। और राहुल गांधी जो है उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो केरला से वो सांसद हैं, लेकिन इस बार केरला में भी जो है वो नहीं जीत पाई। और दूसरे टर्म केरला में ये हुआ करता था कि एक बार वामपंथी आते थे, एक बार कांग्रेस आती थी, लेकिन वामपंथियों को इस बार 2 बार उनको मौका मिल गया। ये एक प्रकार की राहुल गांधी जी की इनकेपेबिलिटी है और वो उस प्रकार से जो हैं वो कहीं उनकी जो राजनीतिक धार है वो अपना दिखा नहीं पा रहे हैं। उनको हालांकि मौके बहुत मिले, लेकिन उनका जिस प्रकार का राजनीति में उनका तरीका है, उनका जो स्टाइल है, वो कई बार लगता है वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं चल पाता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी नेता है जिसका पूरे भारत में जिसका कैरिश्मा है। और इस समय तो मुझे लगता है कि मोदी जी, हालांकि वो कहीं जीते या कहीं हारे वो बात अलग है, और भाजपा के कुछ नेता जो हैं मैं उनमें देखता हूं कि शायद उनके राष्ट्रीय तौर पर उनका करिश्मा हो, एक उनकी इंडिविजुअल अपील हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या कोई उनका इंडिविजुअल अपील इस प्रकार का है और वो मिलकर काम कर पाएंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। तो थर्ड और फोर्थ फ्रंट ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर्स रहे हैं और हर बार की तरह ये अगर फिर ये धूल चाटेंगे अगर ये इनको बनने की कोशिश की जाती है तब। एक आखिरी सवाल, इस इलेक्शन के बाद ऐसी एक चर्चा हो रही है कि शायद 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उस पर इसका असर पड़ेगा और बहुत सारे बड़े बदलाव
देश में हो सकते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं? देखिए 2024 के जो चुनाव हैं, मेरे ख्याल से देश में कई घटनाएं हुई और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि केंद्रीय सरकार जो है उन चीजों को ठीक से संभाल नहीं पाई। पहले मान लीजिए कि सीएए एनआरसी जिस पर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, वो हंगामा की वजह जो थी एक छोटी सी गलतफहमी थी, जिसमें अमित शाह जी ने लोकसभा में ये कहा कि देखिए देश में सीएए एनआरसी की भूमिका नहीं है, हम एनआरसी कराने जा रहे हैं। एनआरसी जो है इसकी बात हो रही थी, लेकिन असम में किस प्रकार से एनआरसी हुआ ये पूरे देश को बिल्कुल सही प्रकार से पता नहीं था और इससे बहुत मुश्किल बढ़ सकती थी। तो सीएए एनआरसी जो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, एक वो हो गया, उससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ देश में। उसके बाद फिर मुझे लगता है किसान आंदोलन, अगर ये किसानों से चर्चा करके पहले फिर ये कानून लाए होते तो मुझे लगता है इस प्रकार के आंदोलन नहीं होते। तो वो 2-2.5 सालों में दो बड़े प्रकार की समस्या इस केंद्र सरकार के सामने आई और अब जो है कोरोना, ये कोरोना को किस प्रकार से इसका ये संभालते हैं, किस प्रकार से ये हैंडल कर सकते हैं, ये भी बहुत निर्णायक भूमिका लेने जा रही है अभी कम से कम, क्योंकि तीसरे वर्ष में अभी हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कुछ समय के बाद बीजेपी के। तो इस समय जो डिस्कोर्स बनेगा मुझे लगता है वो 5वें साल तक खिंचेगा। अभी तो देखिए, क्योंकि हम कह रहे थे हम दुनिया के हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं, हमने कोरोना को हरा दिया है और बिल्कुल हमें जैसे पता ही नहीं चला, एक फिर से एक प्रकार की सुनामी आ गई। तो केंद्र सरकार की कुछ विफलताएं जो मेरे हिसाब से लग रही हैं वो अब स्पष्ट हो रहा है। अगर इस प्रकार से, और वो विफलता मुझे लगता है कि इस प्रकार से भी है कि वो अगर इसको चाहते तो ठीक प्रकार से हैंडल कर सकते थे, लेकिन या उनको सही रूप से उनको एडवाइस नहीं दिया गया या उन्होंने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीजें मिलकर आगे जाके समस्या वो आ सकती है। अब कोरोना किस करवट जाएगी इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करता है। अभी तो सारे राज्य जो हैं वहां पे भी कोरोना की समस्या है। अभी कोई मोदी जी पर इस प्रकार से केंद्र सरकार पर राजनीतिक रूप से वो आक्षेप नहीं लगा रहा कि इनको पद छोड़ देना चाहिए, एक दुख का कुछ आया होगा, लेकिन ये किधर जाएगा इस प्रकार से। कोरोना से जब हम निकलेंगे उस समय की परिस्थिति क्या होगी, उस समय की आर्थिक परिस्थिति क्या होगी देश की, उस पर मुझे लगता है बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिहार चुनावों में उस समय इसका कोई वो नहीं था और भाजपा ने जेडीयू से मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन देश में जिस तरीके से गैस के जो कीमत बढ़ रही है, एलपीजी के, उसको ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाया। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरफ जाएगी, वो इस प्रकार से इसका असर पड़ेगा। और ये मैं देख रहा हूं कि कुछ संकेत जो हैं वो कुछ अशुभ संकेत इस सरकार के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार क्या उसको संभाल लेगी या नहीं संभाल पाएगी, ये सारी चीजें देखने के लिए हमको 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में क्या मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे या कोई और होगा, ये सारी चीजें भी उसी समय हमको पता लगेंगी। प्रियदर्शी जी, बहुत अच्छा संवाद हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में भी हुआ और 2024 के इलेक्शन के बारे में भी हमने आपसे जानने की कोशिश की। तो मित्रों, न्यूज डंका में आपने आज प्रियदर्शी जी से बात करने का मौका पाया और ये जो पूरा पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो इन्होंने सामने रखा, किस तरह से इलेक्शंस हुए, किस तरह से ये सब फैसले हुए, ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। प्रियदर्शी जी, हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग मिलते रहेंगे, आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं न्यूज डंका की तरफ से। धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को बधाई भी देता हूँ कि आपने मराठी के बाद अब इतने कम समय में हिंदी में भी अपना पोर्टल लेके आए हैं, हिंदी न्यूज डंका। और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से मराठी न्यूज डंका भी बड़ी लोकप्रिय रही, तो हिंदी जगत में भी आप जो हैं आपके पोर्टल का यश फैले और इसमें जो राष्ट्रीय विचारधारा पर जो मंथन है ये लोगों तक पहुंचे। मैं भी आपका आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।